हमारी धरती पर जैसे जैसे जीव जंतु पेड़ पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो रही है, वैसे वैसे वैज्ञानिक अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये विलुप्त होती प्रजातियां जो है उसको बचाया कैसे जाए, उसको संरक्षित कैसे रखा जाए। उसके लिए तमाम तरह के यत्न किए जा रहे हैं। हमारे धरती पर कई ऐसी जगहों पर बायो बैंक बनाए जा रहे हैं जहां पर इन विलुप्त होती प्रजातियों की कोशिकाएं रखी जा रही है, उनके सेल्स प्रिजर्व किए जा रहे हैं, ताकि जब अगर वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे फिर से क्लोनिंग के माध्यम से या दूसरी तकनीकी व्यवस्था के माध्यम से जिंदा किया जा सके। तो अपनी इन्हीं कोशिशों के दौरान वैज्ञानिकों ने धरती पर तो कई बायो बैंक बनाए, लेकिन अब वैज्ञानिकों को यह भी चिंता सताने लगी है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से युद्ध के संकट छाए हुए हैं, ऐसी स्थिति में उस बायो बैंक की सुरक्षा कैसे की जाए, उसको संरक्षित कैसे रखा जाए। इसके लिए अब वैज्ञानिकों ने चांद की तरफ रुख किया है। वैज्ञानिकों को लगता है कि ये बायो बैंक बनाने के लिए, बायो रिपोजिटरी बनाने के लिए हमारे चांद से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। इसलिए अब वैज्ञानिक इस प्रयोग में जुट गए हैं कि किस तरीके से चांद पर अपना ये बायो बैंक तैयार कर पाएं और वहां पर विलुप्त हो रही प्रजातियों को संरक्षित कर पाएं। तो आज की वीडियो में इसी पर बात होगी और जानेंगे कि किस तरीके से ये प्रयोग होने वाला है और किस तरीके से वैज्ञानिक आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अब वैज्ञानिकों को चांद ही एकमात्र ऐसा विकल्प नजर आ रहा है जहां पर वो विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियों को संरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने चांद के जो फार साइड वाला इलाका है, जहां पर हमेशा अंधेरा रहता है, उस इलाके को चुना है और वहीं पर वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उसी जगह को क्यों चुना गया? क्या चांद में कोई और दूसरी जगह नहीं हो सकती इन विलुप्त हो रहे जीव को संरक्षित करने के लिए? तो इसके पीछे वैज्ञानिकों का तर्क ये है कि जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं जिनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही है, उसको संरक्षित करने के लिए जिस तापमान की जरूरत होती है, वो तापमान उन्हें हमारे चंद्रमा के फार साइड में ही मिल सकता है। उस अंधेरी जगह में ही वो तापमान मुमकिन है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अस्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र में बायो रिपोजिटरी पृथ्वी पर मौजूद बायो रिपोजिटरी से कहीं ज्यादा स्थिर हो सकती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस क्षेत्र में आमतौर पर -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है, जो कि ज्यादातर जानवरों की कोशिकाओं को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए जरूरी न्यूनतम तापमान है। वैज्ञानिकों ने बताया कि जितनी संभव हो उतनी योजनाएं बनाना बहुत अच्छा है, खासकर जब बात हमारी जैव विविधता और पृथ्वी पर जीवन को बचाने की हो। चंद्रमा पर बायो बैंक की आवश्यकता क्यों है? इसके लिए वैज्ञानिकों को नॉर्वे में स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट से प्रेरणा मिली, जो आर्कटिक के ठंडे तापमान का फायदा उठाकर दुनिया भर से लाखों बीजों को सुरक्षित रखता है, संरक्षित रखता है। लेकिन 2017 में पिघलते परमाफ्रॉस्ट ने वॉल्ट को पानी से भर दिया और इसके कीमती बीजों को खतरे में डाल दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस घटना और उसके जैसे अन्य मामलों ने बैकअप योजना की आवश्यकता को रेखांकित किया है, यानी ये जरूरत बताई है कि हमें कोई और बैकअप योजना लेकर चलना ही पड़ेगा। इसीलिए कुछ साल बाद एक अलग टीम ने चंद्रमा की सतह के नीचे चलने वाली लावा ट्यूबों में एक चंद्र आर्क बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन
उस डिजाइन के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। बिजली की कोई भी कमी और नमूने नष्ट हो जाएंगे। वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि चंद्रमा के हमेशा जमे रहने वाले छायादार क्षेत्रों में एक चंद्र वॉल्ट को ऊर्जा या निरंतर मानव रखरखाव की आवश्यकता नहीं होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि छायादार दक्षिणी ध्रुव के कम तापमान को देखते हुए वहां एक तिजोरी आज हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली कोशिकाओं में से एक फाइब्रोब्लास्ट को संग्रहित कर सकती है। वैज्ञानिक इन पशु कोशिकाओं को स्टेम कोशिकाओं में बदल सकते हैं और फिर उन स्टेम कोशिकाओं का उपयोग क्लोनिंग के लिए किया जा सकता है। ये कोशिकाएं खतरे में पड़ी या विलुप्त हो चुकी प्रजातियों की आबादी को पुनर्जीवित करने और भविष्य में चंद्रमा या मंगल पर मानव बस्तियों में पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए मूल्यवान हो सकती है। इस नए प्रस्ताव में कई बाधाएं हैं, जैसे ये जो संरक्षित की जाएंगी कोशिकाएं, उस पर जो रेडिएशन का प्रभाव होगा, जो विकिरण का प्रभाव होगा, उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। साथ ही जो उन नमूनों पर माइक्रोग्रेविटी के दीर्घकालिक प्रभाव होंगे, उससे कैसे निपटा जाए। ये वो तमाम बाधाएं हैं जिससे निपटने के बाद ही इस प्रयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक विकिरण रोधी नमूना भंडारण कंटेनर डिजाइन कर रहे हैं और अगला कदम भविष्य के चंद्रमा मिशन पर प्रोटोटाइप का परीक्षण करना होगा। जी हां, अब ऐसा कंटेनर तैयार हो जाएगा जिस पर किसी भी रेडिएशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसके बाद उसका प्रोटोटाइप तैयार करके चंद्रमा पर पहले भेजा जाएगा और उस पे पड़ने वाले प्रभाव की गणना की जाएगी, उसके डेटा का विश्लेषण करना होगा। उसके बाद ही इस प्रयोग में आगे बढ़ा जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिकों के मुताबिक एक और समस्या धूल हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धूल हर जगह है और हर जगह पहुंच जाती है, यानी उनके भंडारण के लिए तंत्र या सील की आवश्यकता होगी। तो वैज्ञानिकों के लिए यह भी एक बड़ी चुनौती है कि चांद पर जो उड़ने वाले धूल कण हैं, वो किसी भी तरीके से संरक्षित की गई कोशिकाओं तक ना पहुंचे। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के कुछ स्थायी रूप से अंधेरे क्षेत्र भी तापमान में उतार चढ़ाव से अछूते नहीं हैं, क्योंकि कमोबेश परावर्तित प्रकाश छाया में चमकता है। वे अभी भी ठंडे हैं, लेकिन शायद थर्मल प्रबंधन के बिना इस परियोजना के लिए हमेशा पर्याप्त ठंडे नहीं रहेंगे। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अब तक की सबसे बड़ी चुनौती वैज्ञानिक समुदाय और अन्य हितधारकों से सहमति प्राप्त करना और देशों को इस योजना पर एक साथ काम करने के लिए राजी करना होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर जब ये बायो बैंक तैयार होगा तो उसमें उन नमूनों को प्रायोरिटी देना चाहिए, उन नमूनों को सबसे पहले वहां रखना चाहिए जो लुप्तप्राय प्रजातियां हों, जो ऐसी प्रजाति हो जो वहां पर अगर विकसित कर ली जाए तो वो मनुष्यों के आने वाले अंतरिक्ष मिशन में सहायता कर सके, मदद कर सके। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसी ही प्रजातियों को सबसे पहले चांद पर संरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि परियोजना अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए इस बिंदु पर कुछ भी तय नहीं है, सिवाय इसके कि हम शायद चंद्रमा पर जाएंगे और वहां पर एक बायो बैंक तैयार कर पाएंगे। हम आज भी ऐसे कई जीव जंतुओं की बात करते हैं, हम मैमथ की बात करते हैं, हम डोडो की बात करते हैं, यानी ऐसे कई जीव जंतुओं की बात करते हैं या फिर ऐसे कई पौधों की प्रजातियों के बारे में बात करते हैं जो आज से लाखों साल पहले मौजूद थे, लेकिन अब वो विलुप्त हो चुके हैं। उसको हम देख नहीं पाते, उसको हम महसूस नहीं कर पाते। तो वैज्ञानिक ये चाहते हैं कि इस तरीके से विलुप्त होने का खतरा
अब जो हमारे यहाँ जैव विविधता है, जो हमारे यहाँ तमाम प्रजातियां हैं, उसके ऊपर ना हो। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।